नाम वर्षिका और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस में गृह प्रबंधन का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है धन व्यवस्थापन। और धन व्यवस्थापन के अंतर्गत आय, व्यय, पारिवारिक बजट, बचत एवं विनियोग के प्रकार से MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद होम मैनेजमेंट से ही धीरे धीरे आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे MCQ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। चलिए अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सारे नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने भी होंगे, रिपीटेड भी होंगे। तो जितने आपके आंसर सही होते हैं एक बार कॉमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैश बुक में या कैश बुक के बाईं ओर के भाग को कहते हैं। जो कैश बुक होती है उसमें लेफ़्ट साइड के जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा जमा पक्ष। जमा पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक के दाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? जो कैश बुक है उसके राइट साइड के जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा नाम पक्ष। आंसर होगा नाम पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा पक्ष में कितने कॉलम होते हैं? तो जमा पक्ष में 4 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सभी रकमों का विवरण जो परिवार में आय के रूप में आती है अंकित की जाती है। यहाँ पे देखिए विवरण की बात हो रही है। यहाँ पे ये मतलब है कि सब चीज़ें ऑफिशियली कहीं ना कहीं नोट की गई हैं। तो उन सभी रकमों का मतलब है आय, धन, पैसा, इससे मुद्रा से आप समझिएगा। उन सभी रकमों का विवरण जो परिवार में आय के रूप में आती है अंकित की जाती है उसे कहते हैं जमा पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धनराशि व्यय की जाए, किसी को उधार दी जाए, दान की जाए, बैंक में जमा की जाए या बीमा किस्त के रूप में भुगतान की जाए, उसे कैश बुक के किस पक्ष में अंकित करना होगा? आंसर होगा किस पक्ष में अंकित करना होगा? नाम पक्ष में। ठीक है। जो भी धनराशि हमें व्यय करनी है, उधार देनी है, दान करनी है, बैंक में जमा करनी है या बीमा की किस्त के रूप में हमें चुकानी है, कहीं भी भुगतान करना है, तो उसे कैश बुक के किस पक्ष में अंकित करेंगे? तो नाम पक्ष में। और नाम पक्ष किधर ओर होता है? तो दाईं ओर, राइट साइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का उपाय बताइए। परिवार की आय की वृद्धि, उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण प्रयोग, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही ऑप्शन बहुत सही है। आंसर सी हो जाएगा। परिवार का अगर आर्थिक स्तर हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, फाइनेंशियली हम अपने आप को ग्रो करते और देखना चाहते हैं, तो हमें परिवार की जो आय है, पारिवारिक आय की, उसमें भी वृद्धि करनी होगी। और जो भी हमारे पास उपलब्ध आय है उसका ही बहुत ही विवेकपूर्ण सोच विचार करके व्यय करना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें और आने वाले अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरी आवश्यकताएं, उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है? धन के व्यवस्थापन को सभी प्रकार की आय के उपयोग की योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका सामान्य उद्देश्य प्राप्त साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। ये स्टेटमेंट है, परिभाषा। इस तरीके से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कथन है या ये परिभाषा निकिल एवं डॉर्सी ने दी है। इन्होंने ही कहा है कि धन के व्यवस्थापन को सभी प्रकार की आय के उपयोग की योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका सामान्य उद्देश्य प्राप्त साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट भूत के व्यय, मतलब हमने अपने पिछले समय में जो खर्च कर दिया है। भविष्य के अनुमानित व्यय, मतलब आने वाले समय में जो हम खर्च करने वाले हैं। और वर्तमान समय के मदों पर, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइप में जो हमारे खर्च है, निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। यह किसकी परिभाषा है?
बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। यह किसकी परिभाषा है? आंसर होगा क्रेग एवं रस की। आंसर होगा क्रेग एवं रस की। ये परिभाषा क्रेग एवं रस ने दी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 9 अब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बनाने से भविष्य में व्यय के द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है बजट, उपहार, योजना, इनमें से कोई नहीं। तो हम अगर बजट बना करके चलते हैं, अपना मंथली जितना खर्च है हम बजट बना करके चलते हैं ताकि जो आवश्यक चीज़ें उन पे ही खर्च हो, व्यर्थ की चीज़ों पे खर्च ना हो, तो इससे भविष्य में व्यय के द्वारा अधिकतम संतोष हमें प्राप्त होगा। आंसर होगा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विधि में एक व्यक्ति सामान्यतः पति और कभी कभी पत्नी आय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और जैसे जैसे आवश्यकता सामने आती जाती है वैसे वैसे उस पर व्यय किया जाता है। तो आंसर होगा हस्तमुक्त विधि। यहाँ देखिए बजट बनाने की ये विधि है हस्तमुक्त विधि। यहाँ पे इस विधि में एक व्यक्ति सामान्यतः पति और कभी कभी पत्नी दोनों में से कोई भी इसका नियंत्रण रख सकता है और जैसे जैसे आवश्यकता सामने आती जाती है वैसे वैसे उस पर व्यय किया जाता है। इसका ये मतलब है कि हर खर्च पे पहले से डिसाइड नहीं है कि इतना प्रतिशत या इतना रुपये हम यहाँ लगाएंगे, जैसे जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से खर्च किया जाता है। ये कहलाती है हस्तमुक्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विधि है जिसमें कुल आय और व्यय को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। आधी आय को पति द्वारा और आधी आय को पत्नी द्वारा व्यय किया जाता है। यह विधि कहलाएगी बराबर बराबर विधि, क्योंकि जितनी इनकम थी उसका आधा ले लिया है पति ने, आधा पत्नी को दे दिया गया है। अब दोनों को ही घर संभालना है, तो जैसे बाहर से कोई सामान लाना है, बाहरी खर्च है, जैसे बिजली का बिल जमा करना, फीस जमा करना, किराया देना, कहीं पे शिक्षा के ऊपर व्यय करना, तो ये सब चीज़ें अगर खर्च हैं तो मान लीजिए जो ज़्यादातर पति ही हैं या घर के जो मुखिया हैं, पुरुष हैं, वो बाहर आते जाते रहते तो उनके द्वारा ही जनरली ये बाहर के काम कर दिए जाते हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको अपना घर संभालना होता है, जैसे घर के आवश्यकता अनुसार राशन भरवाना, सब्जी लाना, पर्दे, चादर, ये सब चीज़ों पे खर्च करना होता है। तो आवश्यकता के अनुसार दोनों ही मिलजुल करके खर्च करते हैं और घर को आसानी से चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में पारिवारिक व्यय कुल आय में से किए जाते हैं और बची हुई आय को पति और पत्नी में बराबर विभाजित कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि पहले तो जो भी खर्च हुआ, ठीक है, अब उसके बाद जो बचत हो रही है, हर महीने जितना इनकम आई उसमें से जो ज़रूरी खर्च थे वो हो गए, उसके बाद जो बचत हो गया है उसमें से आधा पति ने रख लिया है, आधा पत्नी ने रख लिया है। तो ये कहलाएगा समान वेतन विधि। यह विधि कहलाती है समान वेतन विधि, दोनों को एक समान वेतन मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बनाने के कितने चरण होते हैं? बजट बनाने के 3 चरण होते हैं। फिर देखिए बजट बनाने के चरण है, तो यहीं पे देखिए आप तीनों चरण दिए हैं। तो 3 चरण में से पहला चरण है आय का अनुमान लगाना। बजट बनाने के लिए पहले हम आय का अनुमान लगाएंगे कि हमारे पास कितना आय है, कितनी इनकम है, हमें कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त होता है, जैसे लगान के द्वारा, मजदूरी के द्वारा, रॉयल्टी के द्वारा, किराया मिलता है या भत्ता मिलता है, हमें सैलरी मिलती है या फिर छात्रवृत्ति मिलती है। ये सब तरीके से सारी इनकम पूरे परिवार में कितनी आती है पहले उसका अनुमान लगाना है। फिर व्यय का अनुमान लगाना है कि अगर हमारे पास इतनी इनकम है तो हमारा इतने हज़ार बिजली का बिल चला जाएगा, सिलेंडर का इतना खर्चा है, राशन का इतना खर्चा है, महीने में दूध और सब्जी का इतना खर्चा है। तो ये अनुमान लगाया जाता है। फिर आय व व्यय में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि इस बार बचत अगर कम हो रही है तो जो गैर ज़रूरती चीज़ें हैं उन पे खर्च कम किया जाए ताकि और सेविंग हो सके, हमें किसी से उधार ना लेना पड़े। ये सब के लिए संतुलन स्थापित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बजट बनाने के यही 3 चरण हैं। पहला आय का अनुमान लगाना, दूसरा है व्यय का अनुमान लगाना, तीसरा है आय व व्यय में संतुलन स्थापित करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर एंजल ने बजट के अनुसार परिवार को कितने भागों में बांटा है? तो आपको याद होगा बजट जब हम लोग बनाते हैं एंजल के नियम के अनुसार तो वहाँ पे 3 वर्गों में
परिवार को बांटा गया है। अब कौन कौन से 3 वर्ग हैं कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी आंसर है इसका, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन एंजल के अनुसार नहीं है? क्या एंजल ने ये कहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है, आय घटने पर विलासी वस्तुओं पर प्रतिशत व्यय ज़्यादा हो जाता है, आय घटने पर भोजन पर प्रतिशत व्यय घट जाता है? तो इनमें से कौन सा कथन एंजल के अनुसार नहीं है? तो देखा जाए तो ये सारे ही जो कथन है एंजल के ही अनुसार है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही कथन एंजल के नियम में आपको देखने के मिलेगा। ये कहते हैं कि इसी तरीके से टॉपिक है इनका जब आप एंजल का नियम पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा डाउटफुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, आय घटने पर भोजन पर प्रतिशत व्यय घट जाता है। अगर आय घटती है तो भोजन पे व्यय नहीं घटेगा, ये है कि भोजन ही सबसे ज़रूरी है, तो इस पर तो एक्यूरेट उतना ही रहता है। या फिर इसमें ये ऑप्शन हो सकता था कि एंजल के अनुसार कौन सा कथन है, तो जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पे प्रतिशत व्यय घटता है, ये कहा है एंजल ने। चलिए देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। तो पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व बचत की आवश्यकता, ये नहीं निर्धारित करता। तो हो गया 17 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, बैंक में जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है। आंसर होगा राष्ट्रीय बचत पत्र, क्योंकि ये राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हमें पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होता है, बैंक से नहीं। राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है, वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, डाकघर। राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर से प्राप्त होता है। जीवन बीमा का प्रकार नहीं है, तो किसान विकास पत्र किसी भी तरीके से जीवन बीमा का प्रकार नहीं है। किसान विकास पत्र भी हमें डाकघर से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21, आय और उपभोग व्यय के अंतर को कहते हैं। आंसर होगा बचत। आय और उपभोग व्यय के अंतर को बचत कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट 22, आर्थिक स्थिति को उन्नतिशील बनाया जा सकता है गृह उद्योगों द्वारा, विवेकपूर्ण व्यय द्वारा, बचत एवं उचित विनियोग द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही सही है। हम इन सब का प्रयोग करते हुए आर्थिक स्थिति को और उन्नतिशील बना सकते हैं। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्ति द्वारा अनुपभोग वस्तुओं को खरीदना कहलाता है। आंसर होगा विनियोग। अनुपभोग वस्तु का ये मतलब है जैसे कि कोई मशीन खरीद ली, कोई जेसीबी या बड़ी गाड़ी खरीद ली, ट्रक खरीद लिया, कोई मशीनरी प्रोडक्ट हमने खरीद लिया है, तो उसका हम उपभोग नहीं करते, उसका बस प्रयोग करते हैं। तो उस मशीन के प्रयोग के बदले हमें जब आय प्राप्त होती है तो वही कहलाता है अनुपभोग विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण कहलाता है। तो नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण विनियोग कहलाता है। नेक्स्ट 25, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीदता है तब पहला व्यक्ति, तो ऑप्शन होगा पहला व्यक्ति विनियोग करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीद रहा है तो पहला व्यक्ति विनियोग कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो पैसा दे करके शेयर खरीद रहा है। अब पहला जो व्यक्ति है जब इस शेयर को फिर से उसको अधिक मूल्य मिलेगा, beचेगा, तो फिर उसे धन की अधिक प्राप्ति होगी। तो यह भी आय प्राप्ति का विनियोग भी एक साधन होता है। नेक्स्ट है 26, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मकान खरीदता है तब पहला व्यक्ति, आंसर होगा विनियोग करता है। ठीक है, हर बार याद रखिएगा, जब भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मकान खरीदा तो इस व्यक्ति ने पैसे दे करके विनियोग किया, इन्वेस्ट किया, मकान खरीद लिया है। आने वाले समय में हो सकता है वो व्यक्ति उस घर में रहेगा तो भी उसे मानसिक संतुष्टि के रूप में भी मानसिक आय प्राप्त होगा। अगर वो वहाँ नहीं रहता है, किराएदार रहते हैं, तो किराए के रूप में उसे आय की प्राप्ति होगी। अगर वो अपने मकान को बेच देता है तो अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का तरीका है।
विनियोग कितने प्रकार से किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 3। विनियोग का उदाहरण है शेयर खरीदना, मकान खरीदना, बीमा कराना, उपरोक्त सभी। ये सारे विनियोग के इन्वेस्टमेंट के उदाहरण है। हम हर चीज़ में पैसा लगा करके एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक 28 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से अल्पकालीन विनियोग का साधन नहीं है। तो निम्न में से अल्पकालीन विनियोग का साधन नहीं है जीवन बीमा, क्योंकि ये दीर्घकालीन है, इसमें हमें लंबे समय तक पैसों को जमा करना पड़ता है। आंसर होगा जीवन बीमा। क्वेश्चन नंबर 30, अल्पकालीन विनियोग के साधन है। अल्पकालीन विनियोग के साधन ये सभी हैं, चाहे बचत बैंक हो, डाकखाना बचत बैंक हो, व्यावसायिक बैंकों का बचत विभाग हो। हम इस सब जगह पे कुछ समय के लिए भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, सुविधाओं के रूप में कौन सी आय प्राप्त होती है? तो सुविधाओं के रूप में जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क आवास, बागवानी से फल एवं सब्जियां, घर के लोगों के द्वारा ही ट्यूशन, घर पे ही सिलाई, घर पे गाड़ी धुल लेना, घर में ही अचार पापड़ का निर्माण कर लेना, ताकि हमें बाहर इस तरीके से आवश्यक चीज़ों के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े, ये कहलाता वास्तविक आय। तो सुविधाओं के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? वास्तविक आय। कैश के रूप में मौद्रिक आय, और इन्हीं सब को प्रयोग से जो हमें संतुष्टि मिलती वो कहलाती मानसिक आय। क्वेश्चन नंबर 32, वास्तविक आय के प्रकार हैं। तो वास्तविक आय 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 33, नकद रूप में प्राप्त आय होती है। तो जो नकद हमें मिले, कैश मिले, वो कहलाती है मौद्रिक आय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बैंक में बचत का धन रहता है, कैसा रहता है? सुरक्षित, घटता, बढ़ता, असुरक्षित। तो बैंक में जो भी बचत का धन है, सेविंग का जो हमारा पैसा है, वो सुरक्षित रहता है और समय समय पे इस पे ब्याज भी मिलता रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा, आकस्मिक समय में धन काम आता है। आकस्मिक समय में कैसा धन काम आता है? वेतन का, आय का, बचत का, लॉटरी का। तो अगर इमरजेंसी, किसी भी तरीके की इमरजेंसी पड़ी है, तो उस समय हमारी जो सेविंग किए हुए पैसे हैं वही काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कहलाता है। तो किसी शुभ अवसर पे हम गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो इस समय अगर हम चेक देते हैं तो वो कहलाएगा उपहार चेक। 37 क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को अवकाश के बाद प्राप्त होती है पेंशन, रॉयल्टी, वेतन, बोनस। यहाँ पे अवकाश का मतलब रिटायरमेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलती है। खैर अब तो पेंशन में भी नियम अलग हो गए हैं, चेंजेस आ गए हैं, लेकिन याद रखिएगा आंसर होगा पेंशन। ये आता है होम मैनेजमेंट में, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को मिलने वाली जो मुद्रा है, पैसा है, वो क्या कहलाती? पेंशन कहलाती है। अब देखिए, बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि से खाता खोला जाता है? आंसर होगा 1000। और ये कई बैंक में ये नियम भी है कि मिनिमम अकाउंट में बैलेंस 1000 होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 39, यह एक ऐसा संस्थान है जो रुपयों का लेन देन करता है। बैंक, बाजार, कॉलेज, विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, बैंक ही ऐसा संस्थान है जहाँ पे रुपयों का, पैसों का लेन देन होता है। जैसे कि लेन देन से ये मतलब है हम पैसे वहाँ अपने जमा भी करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो ये हो गया 39 क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, चेक बुक खाता रखने के लिए कितनी न्यूनतम राशि खाते में रखना आवश्यक है? तो जो व्यक्ति 1000 रुपये न्यूनतम राशि अपने खाते में रखते हैं उन्हें ही चेक बुक मिलती है। खैर समय समय पे सब बदलाव भी होता रहता है। कुछ लोगों ने जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाया है उन्हें भी चेक बुक मिली है। तो इन सब नियमों में अंतर आता रहता है, लेकिन याद रखिएगा ये सब तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक के खाते का प्रकार नहीं है, तो पेटीएम सोचिए आप, ये मोबाइल से चलाते हैं, कहीं भी पेमेंट करना होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो बैंक का ये कोई खाता नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय बचत पत्र सर्टिफिकेट को कहाँ से खरीदा जा सकता है? आंसर होगा पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 43, 43 है, बजट का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हमें बजट पर नियंत्रण रखना है तो क्या करें हम कि बजट पे नियंत्रण हो जाएगा? व्यय की जाने वाली राशि का मानसिक और यांत्रिकी निरीक्षण, हिसाब किताब द्वारा निरीक्षण, बजट निरीक्षण पत्रक, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम इन सब तरीकों को अपनाते हैं अगर, तो हमारे बजट पे नियंत्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, समान वेतन विधि निम्न में से किस वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक सर्कल बना करके हाफ पार्ट करेंगे, इधर साइड 2 भाग में बांट देंगे, इधर सिंगल ABC। तो समान वेतन विधि निम्न में से किस वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए, समान वेतन विधि अभी आपने पढ़ा हुआ था कि जो भी खर्च था घर का, वो खर्च कंप्लीट होने के बाद, जितनी हमारी इनकम थी उसमें से जो हमारा खर्च था उसको कंप्लीट होने के बाद जो पैसा बचा हुआ है उसे पति और पत्नी आधा आधा बांट लेते हैं। तो ये सर्कल ही उसको प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे देखिए, एक पूरा ये हमारी आय थी इनकम, इसमें से आधा भाग खर्च हो गया घर के खर्चों में। अब जो बचा हुआ है आधा, उसको देखिए 2 हिस्सों में फिर बांट लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है अब, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956। परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है। आंसर होगा अविवेकपूर्ण व्यय। हम विवेकपूर्ण व्यय करेंगे तब हमारे परिवार की आय बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 है। इसी तरीके से कई बैंक है, उनकी भी स्थापना कब हुई है आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें, टेलीग्राम पे हमने 2 ऑफिशियल PDF है, एक है सक्षम नाम से, एक है आंगनबाड़ी नाम से। तो आप उन PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके मुख्य सेविका के उसमें काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे, मुख्य सेविका के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और बाकी उसमें कई ऐसे कॉमन टॉपिक है जो कि होम साइंस में भी आता है, चाहे न्यूट्रिशन से हो, चाहे CDP से हो, बच्चों से हो। तो इस तरीके की योजनाएं, स्कीम, ये भी सब उसमें दिया हुआ है। तो आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप फ्री में पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, बजट बनाया जाता है आय के आधार पर, व्यय के आधार पे, दोनों या कोई नहीं? तो हम इन दोनों के आधार पे बजट बनाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 47। अब देखेंगे हम लोग 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त संतोष आय है। आंसर होगा मानसिक आय, सेटिस्फैक्शन। जब भी हम किसी तरीके की वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये कहलाएगा मानसिक आय। क्वेश्चन नंबर 49, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और आय घटने पर बढ़ता है, यह कथन है। आंसर होगा डॉक्टर एंजिल, इन्हीं का है ये लॉ, इन्होंने ही बताया है ये। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 50, वेतन तथा मजदूरी कहलाती है। तो वेतन और मजदूरी दोनों से हमें मिलेगा मौद्रिक आय। वेतन मानसिक आय के बदले मिलता है और मजदूरी शारीरिक कार्य करने के बदले मिलता है, और इन दोनों से मिलने वाली जो इनकम है वो मुद्रा के रूप में होती है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं 50 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 51 है, पारिवारिक बजट के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है। तो पारिवारिक बजट के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है बजट की अवधि, बचत, सदस्यों की संख्या, उपयुक्त सभी, इन सब चीज़ों की हमें ज्ञान होती है। क्वेश्चन नंबर 52, बजट की प्रमुख मद नहीं है। तो फैशन ये सेकेंडरी चीज़ों में आएगी। जो मुख्य मदें अगर कहा जाए, जो एंजल के अनुसार भी हमारी देखिएगा मदें, उसमें भोजन भी है, शिक्षा भी है, मकान भी है, बिजली भी है, ईंधन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये फैशन जो है ये सेकेंडरी चीज़ है कि हम फैशन के अनुसार नहीं, पहले अपने तन को ढक ले, वो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहने, जैसी हमारी इनकम होगी हम उस हिसाब से कार्य करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय किस पर होगा। तो मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसका अधिकतम व्यय आवास, वस्त्र, शिक्षा, इन सभी पे होगा।
मध्यम वर्गीय परिवार इन्हीं सब पे मुख्य रूप से खर्च करता है। अच्छा, यहाँ पर अगर भोजन होता तो मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय वो भी ऑप्शन में आ सकता था। अगर निम्न वर्ग का होता तो भी भोजन हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार आवास, शिक्षा, वस्त्र इन सब पे व्यय करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। फिर उसके बाद जो मनोरंजन के साधन वगैरह हैं वो सब थोड़ा सेकेंडरी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54, आय तथा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो आंसर होगा व्यय का ढंग। बजट का प्रकार नहीं है, ऑप्शन देखिए, आंसर होगा असंतुलित बजट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, बजट निर्माण सोपान नहीं है, तो बजट निर्माण में कौन सा सोपान नहीं आता है, तो आज आंसर होगा बजट का विभाजन। इस बजट का विभाजन करना ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 57 है, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो आंसर होगा बचत करने की आवश्यकता। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये थे 57 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, तो प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है वेतन, क्योंकि वेतन मौद्रिक आय का साधन है। और प्रत्यक्ष आय प्रकार है, देखा जाए तो सुविधाओं के रूप में है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, भवन, तो ये वास्तविक आय के ये सब प्रकार है। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय भी दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मली अगर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम लोग आय की बात करें तो यहाँ पर ही देखिएगा, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से आय दो तरीके की होती है। एक हम कह देंगे प्रत्यक्ष, दूसरी अप्रत्यक्ष, ठीक है। लेकिन जब हम पारिवारिक आय की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आय लिखा है। जब हम बात करेंगे पारिवारिक आय, तो यहाँ पर पारिवारिक आय में भी एक वास्तविक आय आता है, जिसको हम लोग फिर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पर आय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष आय वो होगी जो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, चाहे वेतन, मजदूरी, किराया, रॉयल्टी, पारिश्रमिक, ये सारी चीज़ें। अप्रत्यक्ष आय वो होगी जिसके लिए हम पैसा व्यय ना करें, जैसे कि पैतृक संपत्ति। बेटा यही क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, पैतृक संपत्ति, उसके लिए हमने व्यय नहीं किया है, हमारे पिताजी ने व्यय किया है, हमारे पूर्वजों ने व्यय किया है। तो पैतृक संपत्ति किस में आएगा? अप्रत्यक्ष आय में आएगा। इसी तरीके से आवास है, गाड़ी है, मोटर है, आभूषण है, अगर हमें कोई देता है तो वो कहलाएगी अप्रत्यक्ष आय। लेकिन पारिवारिक आय के अंतर्गत ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, इसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो पारिवारिक आय में वास्तविक आय है, उसमें सुविधाओं के रूप में मिलती है, हमें सुविधाएं मिलती हैं, तो उसमें अगर हम पैसा व्यय कर रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष आय कहलाएगी, या अप्रत्यक्ष व्यय नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ और कहलाएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये उसमें अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप देखिएगा, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, तो ये सारे साधन हैं, वेतन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग के अनुसार आप आंसर करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, व्यय की विधि नहीं है, तो अनुचित मांग की विधि, ये कोई विधि का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है, तो अविवेकपूर्ण खर्च। देखिए नेगेटिव पॉइंट है, वैसे ही आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये अलग हो जाएगा, आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 61, परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, आंसर होगा आर्थिक आय। परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आर्थिक आय का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, परिवार को मुद्रा के रूप में जो आमदनी निश्चित समय में प्राप्त होती है उसे कहते हैं मौद्रिक आय। परिवार को मुद्रा के रूप में जो आमदनी निश्चित समय पे प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, मौद्रिक आय के अंतर्गत आएगा वेतन, मजदूरी, जमीन जायदाद का किराया, व्यापार से लाभ, ब्याज, उपयुक्त सभी, ये सभी मौद्रिक आय के उदाहरण हैं। ब्याज, रॉयल्टी, डिविडेंड आदि किस तरीके के उदाहरण हैं, तो ये मौद्रिक आय का उदाहरण है।
किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान या सेवा को कहते हैं वास्तविक आय। ओके, याद रखिएगा, जब सेवा की बात होगी तब वास्तविक आय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वास्तविक आय के अंतर्गत आती है तो निःशुल्क सारी चीज़ें वास्तविक आय के अंतर्गत आएगी। आंसर होगा सभी, चाहे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त हो, निःशुल्क यातायात के साधन मिले, ये सभी। नेक्स्ट 67। वास्तविक आय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए, जो वास्तविक आय के अंतर्गत निःशुल्क यातायात से ये मतलब है, जैसे कि किसी के पिताजी रेलवे में काम करते हैं तो उनके बच्चों को भी, उनके पूरे परिवार को, परिवार मतलब कि ये है कि न्यूक्लियर फैमिली में ही जो माता पिता उनके सगे बच्चे होते हैं उनके लिए मिलेगा पास, फ्री में वो ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन में। ऐसे बस में भी होता है, तो इस तरीके की सुविधाएं मिलती है, तो ये वास्तविक आय के अंतर्गत ही होता है। जैसे कि कोई अधिकारी है, IAS PCS बन गए हैं तो उनको भी गवर्नमेंट गाड़ी मिलती है, गवर्नमेंट आवास मिलता है, तो ये सब वास्तविक आय के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 68 की बारी आ गई है। आपको देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है, वास्तविक आय के प्रकार हैं। तो वास्तविक आय के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों ऑप्शन है। आंसर होगा A तथा B दोनों। 69 नंबर है, उन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को एक परिवार को बिना मुद्रा व्यय किए हुए प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने के लिए प्राप्त होती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष आय। सभी वस्तुएं तथा सेवाएं को जो एक परिवार को बिना मुद्रा व्यय किए, देखिएगा, जब वास्तविक आय के अंतर्गत एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत बिना मुद्रा व्यय किए वस्तुएं का उपभोग करते हैं, और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत हम पैसा मतलब खर्च करने के बाद उस वस्तु की सेवा को प्राप्त करते हैं। आंसर होगा A। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं, बिना मुद्रा खर्च करे प्राप्त करना है तो रसोई गार्डन में सब्जियां उगाना, पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारे होंगे प्रत्यक्ष आय। यदि किसी व्यक्ति को कार्यालय से मौद्रिक आय के अतिरिक्त निःशुल्क मकान मिलता है तो यह उसकी कौन सी आय होगी? तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय, क्योंकि यहाँ पे हमने आवास के लिए खर्च नहीं किया है। नेक्स्ट 72। इसके अंतर्गत वे सेवाएं आती हैं जिन्हें मौद्रिक आय व्यय करके उनके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आंसर होगा अप्रत्यक्ष आय, मुद्रा हमने खर्च की है तब हमें सेवा प्राप्त हो रही है। क्वेश्चन नंबर 73। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री, सस्ता एवं टिकाऊ कपड़ा, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष आय में हम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं उससे प्राप्त होने वाली सेवा अच्छी क्वालिटी की हमें मिल जाती है, तो ये आंसर होगा A तथा B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष है। मतलब मानसिक आय की परिभाषा यहाँ किसने दी है, ये पूछा जा रहा है। आंसर होगा ग्रॉस एवं क्रेंडल ने। इन्होंने ही कहा है कि मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष से है। ठीक है, हम जब मुद्रा खर्च करते हैं तब भी हम खर्च तो करते हैं, लेकिन हमें खुशी होती है कि उसके बदले में हमें कुछ नए कपड़े मिल गए, नए जूते ले लिए। अगर हम इन सब चीज़ों पे खर्च करते हैं, मान लीजिए कभी किसी होटल जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हम उसका भी बिल चुकाते हैं, लेकिन जो भोजन है वो हमें अच्छा मिल जाता है, उसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है, तो एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो यही परिभाषा है किसने दी है, ग्रॉस एवं क्रेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्क, स्कूल, सड़क, अग्नि सुरक्षा और पुलिस सुरक्षा आदि किस आय के स्रोत हैं? तो ये सारे प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं, इन सबको हम बिना खर्च किए प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77। 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट कराने हैं होम मैनेजमेंट में विनियोग से, बचत के साधन से, आय और धन से। इसमें अब हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। जिन कार्यों में मानसिक श्रम अधिक लगता है उनके प्रतिफल के रूप में मिलने वाली आय को क्या कहते हैं? तो अभी शुरू में ही हमने काफ़ी पहले ही बता दिया था आपको, मानसिक श्रम के बदले हमें वेतन मिलेगा, शारीरिक श्रम के बदले हमें मजदूरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्वामी द्वारा अपनी भूमि आर्थिक कार्य हेतु दी जाती है तो उसकी सेवाओं के बदले मिलने वाली आय को कहते हैं। तो भूस्वामी अपनी भूमि को जैसे किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए दे देता है तो उस व्यक्ति को उस भूमि के बदले लगान प्राप्त होगा, और लगान भी मौद्रिक आय का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी व्यक्ति को जोखिम उठाने के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं, तो उसे लाभ कहते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन साहसी है, जो जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है, अपने व्यवसाय में पैसा लगाता है, क्या पता उसका व्यवसाय चले ना चले, अगर व्यवसाय उसका अच्छा चल जाता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है, वही कहलाएगा साहसी व्यक्ति द्वारा जोखिम उठाने के फलस्वरूप आय। क्वेश्चन नंबर 80 है, पूंजीपतियों द्वारा जब अपनी पूंजी आर्थिक कार्यों में लगाई जाती है तो उससे मिलने वाली आय कहलाती है। तो जब पूंजीपति अपनी पूंजी को आर्थिक कार्यों में लगाएगा तो उससे प्राप्त होने वाली जो आय है उसे हम ब्याज कहेंगे। जैसे कोई पूंजीपति है, पूंजीपति का मतलब जिसके पास पैसा है, वो आर्थिक कार्य के लिए किसी व्यक्ति को दे दिया पैसा, तो उसके बदले में वो अपना मूलधन जो है वो तो लेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा पैसा वो ब्याज के रूप में लेता है। तो इस तरीके से भी आय की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर अब 81 देखिएगा, विभिन्न उत्पादक कंपनियों के हिस्सों पर प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा लाभ। विभिन्न उत्पादक कंपनियों के हिस्सों पर, हिस्सों का मतलब यहाँ शेयर पे, शेयर भी हम जब खरीदते हैं उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा और हमें लाभ की प्राप्ति होगी, जो कि मुद्रा की प्राप्ति का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में 1 या 2 बार अतिरिक्त लाभ में कुछ धनराशि दी जाती है तो उसे कहते हैं बोनस। जैसे दीपावली पे या किसी विशेष त्यौहार पे या साल भर में 1 या 2 बार एक्स्ट्रा पैसा सैलरी के अलावा, जैसे 10,000 इनकम है उसमें से 1100, 1500, 2000 एक्स्ट्रा उसे और सैलरी के अतिरिक्त मिल रहा है तो वही कहलाता है बोनस। क्वेश्चन नंबर 83, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जो आय प्राप्त होती है कहलाती है। तो सेवानिवृत्ति का मतलब रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 84, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को जीवन निर्वाह हेतु जो पेंशन प्राप्त होती है उसे कहते हैं उत्तरजीवी पेंशन। याद रखिएगा, जो कर्मचारी है पहली बात तो वो रिटायर हुआ तो उसे मिलेगी पेंशन, लेकिन जब वो जो कर्मचारी था उसकी मृत्यु हो गई, तो अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उसके बाद उसकी पत्नी को वही पेंशन मिलने लग जाती है, तो वो कहलाएगी उत्तरजीवी पेंशन। क्वेश्चन नंबर 85, सेवानिवृत्ति के पश्चात मतलब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक मुश्त धनराशि दी जाती, उसे कहते हैं, यहाँ ऑप्शन दे रहा है ग्रेचुटी, अनुग्रह राशि, छात्रवृत्ति। अच्छा, ग्रेचुटी को हिंदी में क्या कहते हैं ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो ग्रेचुटी तो ऑप्शन होता है। अनुग्रह राशि क्या होती है एक बार आप ये कमेंट में बताइएगा। अगर अनुग्रह राशि भी ग्रेचुटी को ही हिंदी में कहते हैं तो आंसर ए तथा बी दोनों होगा। अगर ये कुछ और है तो फिर इसका आंसर हम ग्रेचुटी भी कह सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, अनेक संस्थाओं, शासन व शिक्षा संस्थाओं द्वारा सहायता दी जाती है जिसे कहते हैं। तो संस्थाएं, शासन व शिक्षा संस्थाएं स्टूडेंट को छात्रवृत्ति देती है धन के रूप में, ताकि उसकी शिक्षा जो है वो बिना किसी रुकावट के चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 87, लेखक को अपनी पुस्तक लिखने के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं रॉयल्टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, परिवार की आय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो परिवार की कुल आय, परिवार का स्वरूप, परिवार के आवश्यक व्यय, ये सारी चीज़ें परिवार के आय को प्रभावित करती है। आंसर होगा उपयुक्त सभी। 89 देखिए क्वेश्चन, परिवार को विभिन्न साधनों में से जो आय प्राप्त होती है उस आय को कैसे, कितना तथा किस प्रकार खर्च किया जाता है वह कहलाता है व्यय। जैसे किसी परिवार को किस किस साधनों से आय मिल रही है, साधन व्यय में आपको बताया, पारिश्रमिक, रॉयल्टी, किराया, मजदूरी, लगान, ये सारे तरीके हैं। इसको हम किस तरीके से खर्च करते वो व्यय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, आयकर, मकान किराया, बीमा शुल्क, प्रोविडेंट फंड आदि कहलाते हैं निर्धारित व्यय, क्योंकि ये फिक्स हैं, चाहे 1 महीने पे आए, चाहे 3 महीने पे आए, चाहे 6 महीने पे आए, ये फिक्स है कि हमें इसे चुकाना ही है। तो व्यय के अंतर्गत भी 3 तरीके के हम लोग पढ़ते हैं, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय और अनिश्चित व्यय। तो ये निश्चित व्यय या निर्धारित व्यय के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 91, इस प्रकार के व्यय पूर्णतः निश्चित नहीं होते। इस वर्ग के अंतर्गत वे व्यय आते हैं जिनका किया जाना अनिवार्य है, जैसे भोजन,
वस्त्र आदि पर होने वाले व्यय। देखिए इस पे पूर्णता निश्चित नहीं है, हो सकता है भोजन के रूप में किसी बार हमने आलू की सब्ज़ी ज़्यादा खा ली है पनीर के सब्ज़ी के जगह पर, तो सस्ता होगा, कम खर्च होगा। लेकिन अगर पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा बार बन गई है या घर में कोई आयोजन हो गया है तो उस बार खर्च हो सकता है, तो ये कहलाएगा अनिवार्य व्यय। ये कहलाएगा मतलब अनिवार्य हो जाता है इन पे खर्च व्यय करना, तो ये कहलाएगा अर्ध निर्धारित व्यय, क्योंकि निश्चित नहीं है। ठीक है, वैसे तो हाँ ठीक है, चलिए देखिएगा। अगर निश्चित व्यय की बात की जाए, क्या होता है निश्चित व्यय, तो जैसे कि यही आपने अभी देखा है फीस वगैरह देना, तो ये सब निश्चित व्यय कहलाते हैं। मनोरंजन, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर तथा विलासिता की वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है, ये कहलाएगा अनिर्धारित व्यय या फिर अनिश्चित व्यय। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को क्या कहते हैं, आंसर होगा पारिवारिक बजट। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, किसी परिवार की विशेष अवधि का मतलब निश्चित समय में होने वाली इनकम और जितने हमारे खर्च है उसके विस्तृत ब्यौरे, मतलब उसको हम कहीं पे लिख रहे हैं रिटर्न रूप में, तो वो कहलाएगा पारिवारिक बजट। क्वेश्चन नंबर 94, परिवार की आय तथा व्यय के ब्यौरे का आज की स्थितियों में सही ज्ञान कराने वाले बजट को क्या कहते हैं, तो रुकिएगा ऑप्शन आपको दिखाते हैं जस्ट अभी। तो परिवार की आय तथा व्यय के ब्यौरे का आज की स्थितियों में सही ज्ञान कराने वाले बजट को हम लोग कहते हैं वास्तविक एवं सैद्धांतिक बजट, वास्तविक एवं सैद्धांतिक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, वह कौन सा बजट है जिसमें न्यूनतम धन खर्च करके अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके तथा बचत को भी महत्व दिया जा सके, तो ये होगा प्रामाणिक या आदर्श बजट। हम किसी के जो अच्छा सा बजट है, प्रामाणिक है, हमारे लिए लाभदायक है, उसको हम आदर्श मान करके उसके अनुसार अगर हम बजट बनाते हैं तो हम खर्च कम करेंगे, बचत ज़्यादा होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा बजट विभिन्न परिवारों की कुल आय तथा उपभोग की गई वस्तुओं पर किए गए व्यय का औसत निकाल कर बनाया जाता है। तो औसत निकाल के, एवरेज निकाल करके हम औसत बजट ही बनाते हैं। कि जैसे एक हमने मान लिया कि अगर नगरीय क्षेत्र में ये परिवार रह रहा है तो इसका महीने का खर्चा लगभग कितना होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है तो किसी भी परिवार का लगभग खर्चा इतना होगा, तो यही कहलाता है औसत बजट। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, जब बजट में दैनिक जीवन के छोटे छोटे खर्चों का पूर्ण विवरण ना देकर बड़े बड़े खर्चों को ही योजना में प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहते हैं आंशिक बजट। इसे हम लोग कहेंगे आंशिक बजट, जिसमें बड़े बड़े खर्चों को ही सिर्फ नोटिस करें। क्वेश्चन नंबर 98, जब बजट में छोटे बड़े सभी खर्चों का पूर्ण या विस्तृत विवरण होता है तब उसे कहते हैं, आंसर होगा पूर्ण बजट। ये सब बजट के प्रकार में औसत, आंशिक, पूर्ण, प्रामाणिक, ये सारे बजट के प्रकार में हम पढ़ते हैं, आंसर होगा पूर्ण बजट। क्वेश्चन नंबर 99, परिवार की मासिक आय में से दैनिक व्यय निकालने के बाद जो धनराशि बचती है उसे कहते हैं बचत। परिवार को मंथली जितनी इनकम हो रही है उसमें से जितना खर्च है वो अगर निकल गया है उसके बाद जो धनराशि बच रही है उसे हम लोग कहते हैं बचत। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, घर के लेखा जोखा को रखने वाले का प्रमुख तरीका है। घर के लेखा जोखा को रखने का प्रमुख तरीका है, आंसर होगा कैश बुक, आंसर होगा कैश बुक। ठीक है, यहीं तक था बेटा आज 100 क्वेश्चन। ये हो गया कंप्लीट, जो कि आय के साधन, व्यय के तरीके, बजट, बचत, विनियोग के साधन, इससे संबंधित था, धन से संबंधित था। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और फ्री क्लासेस चल रही हैं बेटा, यूट्यूब पे ही चलती है, पब्लिक क्लास चलती है, सबके लिए एक बराबर, किसी भी तरीके का आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। जितनी मेरे से हो सकता है सामर्थ्य है, कोशिश करते हैं कि डेली कोई ना कोई आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहे। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।